नमस्कार साथियों, एपिकल एग्री एकेडमी से मैं मनोहर धाकड़ आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम टेस्ट में सेकंड टेस्ट लेने जा रहे हैं और पिछले टेस्ट का रिस्पांस काफ़ी अच्छा आप लोगों का आया है और उसी के बेसिस पे मैंने आज ये अगला टेस्ट पेपर तैयार किया है। और आज के जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो आज मैंने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। और टेस्ट पेपर स्टार्ट करने के पहले दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और हमें यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है, ताकि हम बाद में एनालिसिस कर पाए कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो दोस्तों, इसके पहले कि हम लोग पेपर स्टार्ट करें, आप अपना पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और सारे क्वेश्चन के आंसर जो आपके हिसाब से सही है उनका आप रिकॉर्ड मेंटेन करिएगा और फिर मेरे बताए गए आंसर से हम लोग टैली करेंगे। और फिर हम यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है पिछले टेस्ट की तरह कि आपका स्कोर कितना रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आप तैयार हैं? और ये हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है कि क्लिस्टोगेमी इंश्योर्स, और क्लिस्टोगेमी को यहाँ पर अनुन्मूल्य परागण कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है अनुन्मूल्य परागण सुनिश्चित करता है। ऑप्शन है स्वपरागण, परपरागण या उत्परिवर्तन। और यहाँ पर हम कहेंगे इसको कि क्लिस्टोगेमी इंश्योर्स सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, म्यूटेशन और नन ऑफ दीज। दोस्तों, हमारा यहाँ पर सही आंसर जो होना चाहिए वो आपके हिसाब से आप अंकित कर दीजिए। अभी मैं आपको इसका सही आंसर बताने वाला हूँ। और साथियों, यहाँ पर हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए, स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन। साथियों, आपको मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो स्वपरागण होता है उसके लिए हम बात करें तो जो क्लिस्टोगेमी जो शब्द दिया है यहाँ पे अनुन्मूल्य परागण, इसका मतलब होता है कि परागण की जो क्रिया होती है वो बंद पुष्प के अंदर होती है। और खास करके गेहूं के अंदर, धान के अंदर जो ये क्रिया पाई जाती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है बंद पुष्प के अंदर परागण की क्रिया होना। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य जीन पाए जाते हैं या साइटोप्लाज्मिक जीन्स आर फाउंड इन। ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ए और बी दोनों, और यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपको इसका जो सही आंसर है कि कोशिका द्रव्य जीन या साइटोप्लाज्मिक जीन कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको आपके हिसाब से बताना है। और यहाँ पर साथियों हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा सी, ए और बी दोनों। अर्थात जो कोशिका द्रव्य जीन होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। और साथियों, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि जो कोशिका द्रव्य जीन होते हैं जिनको हम लोग साइटोप्लाज्मिक जीन कहते हैं, तो साइटोप्लाज्म का मतलब ही होता है कि डीएनए प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, या जब केंद्रक के बाहर डीएनए पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहते हैं। तो केंद्रक के बाहर जो डीएनए होता है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट वाले डीएनए को और माइटोकॉन्ड्रिया वाले डीएनए को हम साइटोप्लाज्मिक डीएनए या कोशिका द्रव्य डीएनए कहते हैं। इसलिए जो यहाँ पर जो आंसर आया साथियों वो आया है कि सी, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए साइटोप्लाज्मिक डीएनए कहलाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु की कॉलोनी को क्या कहा जाता है। द बैक्टीरियल कॉलोनी इज कॉल्ड एज। और ऑप्शन है कवक तंतु या हाइपा बोलते हैं, कवक जाल या माइसीलियम, या रसाव जिसको ऊज कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। और साथियों, यहाँ पर इसका जो सही आंसर आना चाहिए कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है उसको हम लोग ऊज कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर है वो आएगा ऊज या रसाव। और साथियों, साथ में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हाइपा और जो माइसीलियम होता है ये कवक के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले शब्द हैं। तो यहाँ पर हाइपा और जो माइसीलियम है इसको हम कवक या फंगस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बैक्टीरिया के लिए यहाँ पर ऊज की बात करते हैं। और ऊज टेस्ट भी होता है जो कि बैक्टीरिया के लिए होता है। तो साथियों, यहाँ हमारा सही आंसर आएगा ऊज या रसाव। और अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मक्का के पौधे में यानी कि इन मेज प्लांट पहले क्या निकलता है। सिल्क पहले निकलता है, या नर मांजर पहले निकलता है, या दोनों एक साथ निकलते हैं। और यहाँ पर इंग्लिश में ऑप्शन है सिल्क अपीयर फर्स्ट, टेसल अपीयर फर्स्ट, बोथ अपीयर एट द सेम टाइम। तो मक्का के पौधे में पहले यहाँ पर नर पुष्प पहले निकलता है या मादा पुष्प पहले निकलता है, ये पूछा हुआ दोस्तों। और यहाँ पर इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बी, पहले नर मांजर निकलता है जिसको हम लोग टेसल कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मक्का के पौधे में ध्यान रखिए दोस्तों, मक्का का जो पौधा होता है उसको हम मोनोशियस प्लांट कहते हैं और उसको उभयलिंगाश्रयी पौधा कहते हैं। उसमें नर और मादा पुष्प दोनों अलग अलग स्थान, अलग अलग शाखाओं पर आते हैं। लेकिन मक्का में चूंकि नर पुष्प पहले परिपक्व हो जाता है, मेल फ्लावर मेच्योर फर्स्ट, इसीलिए मक्का के अंदर प्रोटोएंड्री अवस्था पाई जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर मक्का में प्रोटोएंड्री अवस्था की वजह से नर पुष्प पहले निकलता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा बी, नर पुष्प या टेसल एपियर फर्स्ट। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में।
साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि संश्लिष्ट किस प्रजातियां जो होती है उनको कैसे मेंटेन किया जाता है, या सिंथेटिक वैरायटीज आर मेंटेन बाय। ऑप्शन है स्व परागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, मुक्त परागण यानी कि ओपन पॉलिनेशन, और शीर्ष परागण या टॉप क्रॉस के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर संश्लेषित किस्मों की बात की गई है और इसका आंसर है कि इनको किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी, मुक्त परागण या ओपन पॉलिनेशन के द्वारा। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो संश्लेषित किस्में या सिंथेटिक वैरायटियां जो कि मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो मक्का के अंदर ही सिंथेटिक और कंपोजिट वैरायटियां जो है ये ज़्यादा प्रचलित है, और इनको मेंटेन करने के लिए, इनको कायम रखने के लिए ओपन पॉलिनेशन करवाया जाता है। और ये आपकी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा कि संश्लेषित किस्मों को या सिंथेटिक वैरायटियों को ओपन पॉलिनेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। साथियों अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन नरबंजता बढ़ाता है या मेल स्टेरिलिटी इज इंक्रीज्ड बाय। और यहाँ पर नरबंजता जो होता है जिसको मेल स्टेरिलिटी कहते हैं, जिसमें नर पुष्प बांझ हो जाता है, उसके बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन है इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग और होमोजेनिटी, और नन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि नरबंजता की वजह से क्या बढ़ता है, ये इसको इंग्लिश में हम यूँ कह सकते हैं कि मेल स्टेरिलिटी इज प्रमोट, और मेल स्टेरिलिटी की वजह से हमेशा बाह्य प्रजनन या आउटब्रीडिंग जो है ये प्रमोट होती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए बी, बाह्य प्रजनन या आउटब्रीडिंग। इसको हम लोग पर परागण भी कह सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी कह सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर परागण के लिए संकर बीज उत्पादन में यानी कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर मेल स्टेरिलिटी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए कि नरबंजता की वजह से बाह्य प्रजनन या पर परागण को बढ़ावा मिलता है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों बी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैविक नियंत्रण में न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस जो होता है जिसको एनपीवी कहते हैं, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल दी न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस एनपीवी इज यूज्ड। ऑप्शन है चने के फली भेदक के लिए, धान के गंधी बग के लिए, गन्ने के पायरिल्ला के लिए, या इनमें से कोई नहीं। और साथियों यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, ग्राम पोर्ट बोरर या चने के फली छेदक के लिए। तो जो एनपीवी न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोक्सी वायरस होता है ये लेपिडोप्टेरा के अंदर आने वाले जो लार्वा होते हैं, जो कैटरपिलर होते हैं, जिनको हम लोग सुंडियाँ कहते हैं, तो उनके लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। और यहाँ पर चने का जो फली छेदक है जिसको हम लोग हेलिकवर्पा आर्मीजेरा कहते हैं, जो कि कपास के अंदर भी लगता है, तो उसके कंट्रोल के लिए यहाँ पर वायरस का इस्तेमाल लाया जाता है दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पर ए, चने का फली छेदक। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूली एवं गोभी के बीच में पहला अंतर जेनेरिक संकरण किया गया था, या फर्स्ट इंटरजेनेरिक हाइब्रिड बिटवीन रेडिश एंड कैबेज वाज मेड बाय। और यहाँ पर ऑप्शन है रिम्पू, हल, एडम और कार्पेचेंको। साथियों यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी, कार्पेचेंको। और इन्होंने मूली और गोभी के बीच में, यानी पत्ता गोभी के बीच में जो क्रॉस करवाया था उस प्लांट का नाम था रेफेनो ब्रेसिका। और जो रेफेनो ब्रेसिका है दोस्तों ये इस कंसेप्ट के साथ में तैयार किया गया था कि एक ही पौधे के ऊपर नीचे जड़ों में मूली प्राप्त हो जाए और उसकी पत्तों के ऊपर हमें पत्ता गोभी या कैबेज प्राप्त हो जाए। और जो रेफेनो ब्रेसिका है इसमें रेफेनो जो शब्द है वो मूली से लिया गया है और ब्रेसिका जो शब्द है वो पत्ता गोभी से लिया गया है। तो यहाँ पर वैज्ञानिक कार्पेचेंको ने रेफेनो ब्रेसिका को तैयार किया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा डी, कार्पेचेंको। और इन्होंने जो पौधा तैयार किया था उसका नाम था रेफेनो ब्रेसिका। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि पृथक्करण दूरी रखी जाती है या आइसोलेशन डिस्टेंस इज मेंटेन फॉर। ऑप्शन है एक फसल की दो प्रजातियों के बीच में, या दो विभिन्न फसलों के बीच में, या किसी प्रजाति के बीज की दो श्रेणियों के बीच में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों आइसोलेशन डिस्टेंस जो होता है, पहले मैं आपको बता दूं, ये शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए या फॉर ऑब्टेन दी प्योर सीड। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एक पौधे के पुष्प के जो परागकण हैं वो दूसरे पौधे के वहाँ पर नहीं चले जाए। तो ये हमेशा शुद्ध बीज प्राप्त करने के लिए अपनाया जाता है, और ये एक ही फसल की दो अलग अलग वैरायटियों के बीच में इसको अपनाया जाता है दोस्तों। इसलिए हमारा आंसर आएगा ए, एक फसल की दो प्रजातियों के बीच में, जैसा कि हम कह सकते हैं कि गेहूं की दो अलग अलग वैरायटी या मक्का की दो अलग अलग वैरायटी के बीच में ही इसको अपनाया जाता है। तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा ए, एक फसल की दो प्रजातियों के बीच में, या बिटवीन टू वैरायटीज ऑफ दी सेम क्रॉप। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ICAR ने अपनी स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर
किस कार्यक्रम को आरंभ किया था, या द प्रोग्राम इनिशिएट बाय द ICR ऑन द ओकेशन ऑफ इट्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो साथियों यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और उपरोक्त में से कोई नहीं। और साथियों यहाँ पर ICAR ने 1979 में यानी कि 1979 के अंदर स्वर्ण जयंती समारोह के ऊपर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका नाम था L2L या लेब टू लैंड या प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा बी, प्रयोगशाला से लेकर खेतों तक कार्यक्रम। और साथियों इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हमारे वैज्ञानिक लोग जो लेबोरेटरी के अंदर खेतों में जो रिसर्च कर रहे हैं उसको किसानों तक किस प्रकार से पहुंचाई जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो प्रोग्राम था इसको L2L प्रोग्राम कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा बी, प्रयोगशाला से खेतों तक कार्यक्रम। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा क्वेश्चन है कि केले में अहरितीकरण करने के लिए उपयोग किया जाता है, या डिग्रेडिंग ऑफ बनाना इज डन बाय द यूजिंग, ऑप्शन है मीथेन, सल्फर, एथाइलिन या ऑल ऑफ दीज। साथियों यहाँ पर केले में अहरितीकरण का मतलब होता है डिग्रेडिंग, यानी कि केले को पकाना या केले का जो हरा रंग है उसको हटाना। तो केले का जब हरा रंग हटाया जाता है उसको हम पकाना या राइपनिंग की क्रिया कहते हैं। और पकाने के लिए इथिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये एक हार्मोन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर सी, ये जो इथिलीन है ये केले को पकाने में इस्तेमाल में लाया जाता है दोस्तों। ये एक प्राकृतिक हार्मोन होता है। और यहाँ पर अगर कृत्रिम या संश्लेषित गैस की बात करें, या वो कौन सी गैस है, सिंथेटिक गैस जो फलों को पकाने में काम आता है, तो साथियों यहाँ पर एसिटिलीन गैस भी ऑप्शन में हो सकता था यहाँ पर। तो अगर देखा जाए तो एसिटिलीन जो गैस होती है वो कृत्रिम गैस होती है जो फलों को पकाती है, और जो इथाइलिन है ये एक प्राकृतिक गैस होती है जो कि फलों को पकाने में काम आती है। साथियों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा क्वेश्चन है कि बोर्डो मिश्रण की खोज से कौन सा रोगजनक जुड़ा हुआ है, या विच पैथोजन इज एसोसिएटेड विथ द डिस्कवरी ऑफ द बोर्डेक्स मिक्सचर। और यहाँ पर ऑप्शन है प्लाज्मोडियोफोरा या प्लाज्मोफोरा या फिर पेरोनोस्पोरा या फिर फाइटोप्थोरा। और साथियों मैं आपको बता दूं कि जो बोर्डो मिश्रण होता है ये पहला फंगीसाइड है, फर्स्ट फंगीसाइड है, और इसकी खोज वैज्ञानिक PMA मिलारडेट ने की थी। और दोस्तों ये अंगूर की जो बीमारी होती है डाउनी मिल्ड्यू उसके लिए खोजा गया था। तो यहाँ पर अंगूर की जो डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है उसकी जो फंगस है उसका नाम है प्लाज्मोपोरा वाइटिकोला, इसलिए हमारा आंसर आएगा बी, प्लाज्मोपोरा वाइटिकोला। और ये ग्रेप के अंदर, अंगूर के अंदर डाउनी मिल्ड्यू बीमारी के लिए जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि जो पहला कवकनाशी है, फर्स्ट फंगीसाइड है बोर्डेक्स मिक्सचर जो कि मिलारडेट ने बनाया था, वो अंगूर की डाउनी मिल्ड्यू के लिए बनाया गया था। इसलिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो होगा बी, प्लाज्मोस्पोरा वाइटिकोला। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है धान के 1 हेक्टेयर के प्रतिरोपण हेतु पौधशाला का आवश्यक क्षेत्रफल क्या होगा, द एरिया ऑफ द नर्सरी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसप्लांटिंग ऑफ पेडी इन 1 हेक्टेयर एरिया। साथियों आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि धान के लिए जब हम नर्सरी तैयार करते हैं, जब रोपा तैयार करते हैं, तो लगभग 1/10 या 1/10 जो होता है वो नर्सरी का एरिया होता है। तो यहाँ पर 1/10 या 1 हेक्टेयर का 10वां हिस्सा जिसको हम लोग 1000 वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 1/10 हेक्टेयर। और ये जो 1/10 हेक्टेयर है दोस्तों इसको हम 1000 वर्ग मीटर भी कह सकते हैं। और आपको ध्यान रखना साथियों कि कुल जितना भी क्षेत्रफल है हमें जिसमें धान लगाना है उसका जो 10वां हिस्सा होता है, उसका 1/10 जो पार्ट होता है वो नर्सरी के लिए आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर जो है वो 1/10 या 1/10 जो है वो इसका आंसर होगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 7.5 pH वाली जो भूमि होती है, सोइल हैविंग pH वैल्यू 7.5 वुड बी। अब ऐसी मिट्टी को हम लोग अम्लीय मिट्टी कहते हैं, क्षारीय मिट्टी कहते हैं, लवणी या सेलाइन सोइल कहते हैं, या फिर न्यूट्रल या तटस्थ उदासीन मृदा कहते हैं। और यहाँ पर साथियों आपको पता होना चाहिए कि 7 से ऊपर अगर pH है और pH की वैल्यू 7 और 8.5 के बीच में अगर आती है उसको हम लोग लवणी या सेलाइन सोइल कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों हमारा आंसर आएगा सी, लवणीय मृदा या सेलाइन सोइल। और इसका pH 7 और 8.5 के बीच में होता है। अगर ये pH मान 8.5 से ज़्यादा होता, मोर देन 8.5, तो उसको हम लोग एल्केलाइन या क्षारीय मृदा कह सकते थे। और pH मान अगर 7 से कम होता उसको हम लोग अम्लीय मृदा कह सकते थे। लेकिन यहाँ पर pH मान जो है वो 7.5 है, यानी कि 7 और 8.5 के बीच का है। इसलिए आंसर हमारा होगा सी, लवणीय मृदा या सेलाइन सोइल। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला प्रश्न है इटावा अग्रगामी परियोजना के संचालनकर्ता कौन थे, या द एक्सिक्यूटर ऑफ द इटावा पायलट प्रोजेक्ट। और यहाँ पर ऑप्शन है महात्मा गांधी,
और FL ब्राइने या फिर अल्बर्ट मेयर या फिर FH निकोलसन। साथियों, इटावा जो अग्रगामी योजना थी, जिसको इटावा पायलट प्रोजेक्ट कहा गया था, इसको अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा अल्बर्ट मेयर, और ये सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि इटावा का जो प्रोजेक्ट है वो अल्बर्ट मेयर ने स्टार्ट किया था। और अगर गुड़गांव योजना की हम बात करेंगे तो उसके लिए आंसर हमारा FL ब्रायने आता। और अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि सेवाग्राम योजना की अगर हम बात करें तो वो महात्मा गांधी ने आरंभ की थी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी की अगर बात कर रहे हैं तो सेवाग्राम योजना आना चाहिए, FL ब्रायने की बात कर रहे हैं तो गुड़गांव योजना आना चाहिए, और अल्बर्ट मेयर की अगर बात की तो यहाँ पर इटावा अग्रगामी योजना आएगी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है फसल ऋण को कहा जाता है, क्रॉप लोन इज कॉल्ड एज, और ऑप्शन है दीर्घकालिक ऋण, अल्पकालिक ऋण या मध्यकालीन ऋण या इनमें से कोई नहीं। साथियों, फसल ऋण जो होता है वो हमेशा कम समय के लिए, 1 साल के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर फसल ऋण फसल जो रबी खरीफ जायद की जो फसलें होती है उनके लिए लिया जाता है, और उसकी अधिकतम जो अवधि होती है वो 18 माह या 1.5 साल होती है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर फसल ऋण या जो क्रॉप लोन होता है वो अल्पकालीन ऋण कहलाता है, जिसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, और इसकी अधिकतम जो अवधि होती है वो 1 से 1.5 वर्ष हो सकती है। साथियों, आपको ध्यान रखना है कि मध्यकालीन जो ऋण होता है वो 2 से 5 साल के लिए लिया जाता है, और जो दीर्घकालीन ऋण होता है लॉन्ग टर्म लोन ये 15 से 20 वर्षों तक लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऐसा एग्जाम में पूछा सकता है कि कौन सा ऋण कितनी अवधि के लिए लिया जाता है। यहाँ हमारा आंसर आएगा बी, अल्पकालीन ऋण या शॉर्ट टर्म लोन। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भैंस व बैल जैसी वस्तुओं को खरीदने के लिए बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है, या व्हाट टाइप ऑफ द लोन इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक फॉर परचेसिंग द बफेलो एंड बुलक्स। साथियों, यहाँ पर पशुधन को अगर हम खरीद रहे हैं, और पशुधन को खरीदने के लिए बैंक द्वारा जो होता है वो मध्यकालीन ऋण या मीडियम टर्म लोन दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि छोटी मोटी जो मशीनरी होती है या पशुधन की हम बात करेंगे तो इनके लिए मध्यकालीन ऋण दिया जाता है। चालू जो खर्चे होते हैं और उसके लिए हम बात करें, चाहे खाद की बात करें, बीज की बात करें, डीजल की बात कर ले या ईंधन की हम बात कर ले सकती हो, तो यहाँ पर उसके लिए अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। और जो स्थायी भूमि सुधार होते हैं, परमानेंट जो काम होते हैं, या फिर बड़ी जो मशीनरी या इंडस्ट्री की हम बात करें तो उसके लिए फिर दीर्घकालीन ऋण दिया जाता है। और यहाँ पर चूंकि पशुधन जैसी बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर मध्यकालीन ऋण या मीडियम टर्म जो लोन होता है यहाँ इसका आंसर होगा दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों, क्वेश्चन है कि अंगूर की छटाई का उपयुक्त समय क्या है, या ऑप्टिमम टाइम ऑफ द ग्रेप प्रूनिंग। और यहाँ पर चूंकि इन्होंने ये नहीं कहा है कि उत्तरी भारत की बात करें या दक्षिणी भारत की, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो हम मानेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये उत्तरी भारत के हिसाब से, नॉर्थ इंडिया के हिसाब से, और नॉर्थ इंडिया में अंगूर के अंदर जो प्रूनिंग होती है वो जनवरी में की जाती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए, जनवरी। साथियों, अगर दक्षिणी भारत की हम बात करें, साउथ इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर अंगूर के अंदर प्रूनिंग 2 प्रकार की होती है। एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड प्रूनिंग और एक को हम कहते हैं बैकवर्ड प्रूनिंग। और वहाँ पर जो फॉरवर्ड प्रूनिंग होती है वो अक्टूबर में की जाती है, और जो बैकवर्ड प्रूनिंग होती है वो अप्रैल में की जाती है। तो ध्यान रखना साथियों, आपको अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे, साउथ इंडिया की बात करेंगे, तो आपको फॉरवर्ड प्रूनिंग और बैकवर्ड प्रूनिंग के बारे में पूछा जाएगा। और यहाँ पर चूंकि इन्होंने कहा नहीं है कि ये कहाँ के लिए है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ रहा है कि अंगूर में प्रूनिंग का समय क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि अंगूर में प्रूनिंग दिसंबर से जनवरी में की जाती है, और ये नॉर्थ इंडिया के लिए प्रैक्टिस में की जाती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में, और हमारा क्वेश्चन है, साथियों क्वेश्चन है, कपास के बीजों का वितंतुकीकरण करते हैं या डिलिंटिंग ऑफ द कॉटन सीड इज डन बाय। यहाँ पर ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, साइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। साथियों, कपास के अंदर जो डीलिंटिंग होती है, जो हम लोग कहते हैं कि वितंतुकीकरण, जो कि जिनिंग के बाद की क्रिया होती है, और ये सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 से की जाती है। और इस क्रिया को करने का मकसद ये होता है कि बीज को हम लोग बुआई के लिए तैयार करना चाह रहे हैं। जब कपास में जिनिंग की क्रिया कंप्लीट हो जाती है, जिनिंग को हम लोग हिंदी में ओटाई कहते हैं, तो जिनिंग करने के पश्चात बीज में जो रेशा बच जाता है, उस रेशे को पूरी तरह से हटाने के लिए H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि थोड़े बहुत जो धागे भी उसके ऊपर बच गए हैं वो भी बिल्कुल साफ हो जाते हैं, और फिर वो ऐसा जो बीज होता है वो बुआई के लिए काम में आता है। तो कपास के बीज को जिनिंग करने के बाद डीलिंटिंग की जाती है, और उसके लिए H2SO4 का इस्तेमाल होता है साथियों। इसलिए हमारा आंसर आएगा ए, सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में।
साथियों क्वेश्चन है कि खाने योग्य जो केला है एडिबल बनाना वो द्विगुणित होता है या त्रिगुणित होता है या चतुर्गुणित होता है। यहाँ पर चतुर्गुणित को इंग्लिश में टेट्राप्लॉइड कहते हैं। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है साथियों, आपको ध्यान रखना है। तो जो खाने योग्य जो केला होता है एडिबल बनाना साथियों वो ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N होता है। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा बी, त्रिगुणित या ट्रिप्लॉइड। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि केले की अधिकांश जो प्रजातियां हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ द बनाना आर ट्रिप्लॉइड, यो 3N वाली है। और ये जो 3N ट्रिप्लॉइड जो गुण होता है साथियों, इस 3N या ट्रिप्लॉइड की वजह से बीज नहीं बनता है। और कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सीडलेसनेस या केले में बीज नहीं बनने का कारण क्या है, या वो सारे पौधे जो 3N या त्रिगुणित होते हैं उनकी विशेषता बताइए। साथियों पौधों के अंदर जो 3N होगा वो बांझ होते हैं, उनमें बीज उत्पन्न नहीं होते। तो 3N या त्रिगुणित जो होता है वो बीज रहित फल के लिए भी जिम्मेदार होता है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों क्वेश्चन है सूर्यमुखी निम्न में से किस तत्व को कमी को पहचानने के लिए संकेतक पौधे के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, या सनफ्लावर एक्ट एज एन इंडिकेटर प्लांट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ द एलिमेंट। ऑप्शन ए बोरॉन, आयरन यानी कि लोहा, नाइट्रोजन और फास्फोरस। साथियों सूर्यमुखी एक सूचक पौधा होता है बोरोन की कमी के लिए या बोरोन की डिफिशियंसी के लिए। तो हमारा यहाँ आंसर आएगा ए, बोरोन की कमी। और बोरोन की कमी के लिए सबसे अच्छा सूचक पौधा जो होता है इंडिकेटर प्लांट वो सनफ्लावर होता है। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन के लिए इंडिकेटर प्लांट कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन के लिए दोस्तों आपको फूल गोभी और पत्ता गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर और कैबेज का ध्यान रखना है। और अगर फास्फोरस की बात की जाती है कि फास्फोरस के लिए कौन सा पौधा सूचक होता है, तो फास्फोरस के लिए जो तोरिया का जो पौधा होता है वो इंडिकेटर प्लांट कहलाता है साथियों। लेकिन यहाँ पर सूर्यमुखी की बात करें तो हमारा आंसर आएगा ए, बोरान। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों क्वेश्चन है मृदा की पीएच मान में उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ सोइल टू रेसिस्ट एप्रिसिएबल चेंज इन पीएच वैल्यू इज कॉल्ड। साथियों किसी भी पदार्थ की पीएच में परिवर्तन को रोकने की क्षमता को हम लोग बफर क्षमता या बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर उभय प्रतिरोधकता, जो कि बी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो सही आंसर है, उभय प्रतिरोधकता, जिसको बफरिंग कैपेसिटी कहते हैं। और बफरिंग कैपेसिटी वह कैपेसिटी होती है जिसकी वजह से किसी भी माध्यम का जो पीएच है वो बदलता नहीं है, और पीएच को बदलने से रोकने के लिए क्षमता होती है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी के पीएच मान में परिवर्तन नहीं हो, ऐसी क्षमता को हम लोग बफरिंग कैपेसिटी या उभय प्रतिरोधकता कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा बी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है एक सामान्य मृदा की बल्क डेंसिटी क्या होती है। द बल्क डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल सॉइल। बल्क डेंसिटी को साथियों हिंदी में स्थूल घनत्व कहते हैं या आभासी घनत्व कहते हैं। और मिट्टी की जो बल्क डेंसिटी होती है उसका सामान्य मान 1.33 होता है। तो यहाँ पर जो बी है हमारा 1.33, ये बल्क डेंसिटी की वैल्यू हो सकती है साथियों। यहाँ पर यदि पार्टिकल डेंसिटी या रियल डेंसिटी की बात करते हैं जिसको हम लोग कण घनत्व कहते हैं, तो हमारा आंसर होता 2.65 या 2.65। साथियों आपको ध्यान रखना है बल्क डेंसिटी या स्थूल घनत्व पूछे तो 1.33 आएगा, और यदि पार्टिकल डेंसिटी या कण घनत्व पूछा होता तो हमारा आंसर आता ए 2.65। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर आएगा बी 1.33। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है कि गोबर की खाद में CN या कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है, या CN रेशो इन FIM इज। और ऑप्शन है 20:1, 40:1, 50:1 और 80:1। साथियों गोबर की खाद का जो CN रेशो होता है वो 20 से लेकर 30:1 होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए 20:1, और ये 20 से लेकर के 30 तक भी इसकी वैल्यू हो सकती है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 40:1 जो होता है ये मक्का के डंठल के लिए या मेज के लिए होता है, और जो 80:1 है दोस्तों ये जई के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर जई या ओट की हम बात करते हैं तो उसका आंसर आता 80:1, और अगर मेज की बात करते हैं तो 40:1 है। लेकिन चूंकि यहाँ पर FIM की बात कर रखी है, गोबर की खाद की बात कर रखी है, इसलिए आंसर हमारा आएगा ए 20:1। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ, या द हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम स्टार्टेड इन द ईयर। और ऑप्शन है 1965,
1963, 1971 और 1976। साथियों ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है और हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 में हुई है और उसी दौरान ये प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया था। इसी प्रोग्राम की देन थी कि हमारे यहाँ हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, इसलिए हमारा आंसर आएगा ए 1965 या 1965। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों कि भंडारित ग्रेन को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? द बेस्ट मेथड टू कंट्रोल द ग्रेन पेस्ट। साथियों यहाँ पर ऑप्शन है बायोलॉजिकल एजेंट या फ्यूमिगेशन या सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड या मैकेनिकल विधि। साथियों भंडारित या गोडाउन के अंदर जब हम बात करें तो गोडाउन के अंदर बहुत सारे जो कीट होते हैं वो हिडन पेस्ट होते हैं, यानी कि छिपे हुए कीट होते हैं जो कि बैग्स के अंदर, बोरियों के अंदर या फिर जो गोडाउन उसकी दरारों के बीच में छुप जाते हैं। इसलिए ऐसे कीटों को डायरेक्टली हम लोग जब केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी बॉडी के संपर्क में आता नहीं है। और स्टोरेज पेस्ट के लिए, भंडारण के कीटों के लिए फ्यूमिगेंट्स का इस्तेमाल सबसे अधिक किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा बी फ्यूमिगेशन। और फ्यूमिगेशन को हिंदी में धूम्रक हम कहते हैं और गैस बनाने वाली केमिकल जो होते हैं, जो गैस छोड़ते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। और स्टोरेज पेस्ट के कंट्रोल के लिए गैस बनाने वाला फ्यूमिगेंट जो होता है उसका बड़ा फेमस नाम है एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसको सल्फास की गोलियां भी कहते हैं। तो एल्यूमिनियम फॉस्फाइड जो है वो और एक EDB जो होता है ये बहुत अच्छे विकल्प है जिनका इस्तेमाल गोडाउन के अंदर इंसेक्ट कंट्रोल के लिए किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन साथियों, गेहूं के कंडवा रोग या लूज स्पॉट का नियंत्रण किया जा सकता है बीजोपचार से या लूज स्पॉट ऑफ द व्हीट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द सीड ट्रीटमेंट विथ ऑप्शन ए विटावेक्स, थायरम, एगालाल और कैप्टन। साथियों ये जो लूज स्पॉट होता है जिसको ढीला कंडवा कहा गया है, ये गेहूं की आंतरिक बीज जनित बीमारी है, इंटरनली सीड बोर्न डिसीज है। और इंटरनली सीड बोर्न डिसीज के लिए हमें सिस्टेमिक फंगिसाइड या स्थानांतरित कवकनाशी का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर जो विटावेक्स होता है ये एक ऐसा फंगिसाइड है, एक ऐसा सिस्टेमिक फंगिसाइड है जिसका इस्तेमाल इंटरनली सीड बोर्न डिसीज या आंतरिक बीज जनित रोगों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए विटावेक्स, क्योंकि ये एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है जिसका इस्तेमाल सबसे अधिक सीड ट्रीटमेंट में किया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों क्वेश्चन है कि फल फटने की सबसे अधिक समस्या कौन से फल में है? या फ्रूट क्रैकिंग इज अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ ऑप्शन में लीची, अखरोट या वालनट, केला और एप्पल यानी कि सेमफल। साथियों फल फटने की समस्या इन फलों की अगर बात करें तो लीची के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो फ्रूट क्रैकिंग जो है वो यहाँ पर लीची इसका आंसर आएगा। और साथियों उसके लिए जिम्मेदार जो तत्व होता है जिसकी कमी से फलों में क्रैकिंग हो जाती है वो होता है बोरोन। तो हम कह सकते हैं कि बोरोन की कमी से फ्रूट क्रैकिंग की समस्या आती है। और कई बार ऐसा भी आता है कि जब तत्वों का नाम नहीं दिया हो और फ्रूट क्रैकिंग के बारे में पूछा हुआ हो तो हम कह सकते हैं कि जब लंबे सूखाई काल के बाद सिंचाई की जाती है या इरिगेशन आफ्टर द लॉन्ग स्पेल, तब भी फलों के अंदर फटने की समस्या आ जाती है, जो कि टमाटर के अंदर भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर फल का फटना या फ्रूट क्रैकिंग के लिए देखा जाए ऑप्शन में तो यहाँ पर लीची है। और दो कारण है उसके साथियों, एक बोरान की कमी से भी फल फट जाते हैं और दूसरा कारण है कि लंबे सूखाई काल के बाद में सिंचाई करना। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है कि किस फल में अधिक मात्रा में लोहा मिलता है? या विच फ्रूट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द आयरन? यहाँ पर ऑप्शन में है बेल, करोंदा, फालसा और खजूर यानी कि डेट पाम। साथियों आयरन की अगर बात करें तो यहाँ पर खजूर और करोंदा दोनों ही अच्छे स्रोत होते हैं आयरन के लिए, लेकिन इन दोनों में भी ज़्यादा मात्रा में आयरन किस में पाया जाता है? तो हमारा आंसर आएगा करोंदा। तो जिसके अंदर ज़्यादा मात्रा में आयरन या लोहा की मात्रा उपलब्ध होती है वो करोंदा होता है। और करोंदा के बाद यदि सेकंड नंबर पर पूछा जाए तो हमारा आंसर यहाँ पर डेट पाम या खजूर होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा आएगा करोंदा। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पर बी करोंदा। और यदि ऑप्शन में करोंदा नहीं होता तो फिर हम लोग यहाँ पर खजूर या डेट पाम लगा देते। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1 एकड़ बराबर कितना होता है? या 1 एकड़ इज इक्विवेलेंट टू। साथियों इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं। तो यहाँ पर 1 एकड़ में हेक्टेयर की हम बात करें तो हमारा आंसर आएगा डी 0.404 हेक्टेयर। तो चूंकि एकड़ में हेक्टेयर की बात की इसलिए 0.404 जो है ये इसका ऑप्शन है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि एक हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, यानी कि अगर विपरीत क्वेश्चन बनता तो हमारा आंसर आता कि उसका आंसर 2.47 एकड़ होता है। तो हेक्टेयर में अगर एकड़ पूछे तो 2.47 होता है। यहाँ पर एकड़ में हेक्टेयर पूछ रखा है इसलिए 0.404 इसका आंसर है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में।
क्वेश्चन है कि पौधे में निद्रा अवस्था को तोड़ने वाला कौन सा वृद्धि नियंत्रक उत्तरदायी होता है, या विच ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द डोरमेंसी। ऑप्शन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन और 2,4-D। साथियों यहाँ पर डोरमेंसी को तोड़ने के लिए सुषुप्त अवस्था को तोड़ने वाले हार्मोन का नाम पूछा हुआ है, तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन, तो हमारा आंसर होगा सी। अगर यहाँ पर सी ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग साइटोकाइनिन भी लगा सकते थे, क्योंकि यहाँ पर साइटोकाइनिन का भी इस्तेमाल डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए किया जाता है दोस्तों। लेकिन इन दोनों में से जिसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है वो होता है जिब्रेलिक एसिड, तो यहाँ पर पहले आना चाहिए जिब्रेलिक एसिड। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका जब इस्तेमाल करते हैं तो डोरमेंसी ब्रेकिंग होने का कारण ये है कि इन दोनों हार्मोन की वजह से बीजों के अंदर अल्फा एमाइलेज का निर्माण होता है, और अल्फा एमाइलेज के बनने की वजह से किसी भी बीज में डोरमेंसी जो है वो ब्रेक हो जाती है और बीज का अंकुरण हो जाता है। तो कभी क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि इन हार्मोन का इस्तेमाल करने से डोरमेंसी ब्रेक क्यों हो जाती है, तो हम कह सकते हैं कि ये बीजों के अंदर अल्फा एमाइलेज का निर्माण कर देते हैं। साथियों अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि इनमें से कौन सी प्रणाली खेती की नहीं है, या विच वन इज नॉट ए सिस्टम ऑफ द फार्मिंग। ऑप्शन है राजकीय खेती, इसको स्टेट फार्मिंग कहते हैं, सामूहिक खेती या कलेक्टिव फार्मिंग, सहकारी या सामुदायिक खेती कोऑपरेटिव फार्मिंग, या शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग। साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिस्टम ऑफ द फार्मिंग या खेती की प्रणालियों में राजकीय, सामूहिक और ये जो सामुदायिक खेती है जिसको कोऑपरेटिव फार्मिंग कहते हैं, ये तीनों जो हैं ए बी सी ऑप्शन जो हमारे ये सिस्टम में आते हैं। लेकिन जो ड्राई फार्मिंग होता है ये सिस्टम ऑफ द फार्मिंग नहीं है, ये टाइप्स ऑफ द फार्मिंग, यानी कि ये खेती का प्रकार है, इसलिए हमारा आंसर आएगा डी शुष्क खेती या ड्राई फार्मिंग। और आपको ध्यान रखना दोस्तों कि खेती के प्रकार और खेती की प्रणालियां, इनके एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको इसके अंदर किसी प्रकार का डाउट रखना नहीं है। और प्रकार और प्रणालियों में अंतर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए साथियों। और मैं आपको ये भी साथ में बता रहा हूँ कि आप लोग पूरा रिकॉर्ड अपने को मेंटेन करना है कि आपके कितने आंसर आपके सही हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना भी है कि आपका स्कोर क्या रहा साथियों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि एलियन वीड कौन सा है, विच वन इज एन एलियन वीड। और ऑप्शन है कि इग्लिप्टा एल्बा, चिनोपोडियम एल्बम, पार्थेनियम हिस्टोफोरस और मेलिलोटस एल्बा। साथियों यहाँ पर एलियन वीड के हिसाब से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्थेनियम हिस्टोफोरस, जो कि गाजर घास का नाम है जिसको हम लोग कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास भी कहते हैं। और जो गाजर घास है दोस्तों ये हमारे देश में अमेरिका से आया हुआ है, यूएसए से आया हुआ है, गेहूं के बीजों के साथ आया हुआ है। और यहाँ पर एलियन का मतलब होता है कि दूसरे देशों से आए हुए पौधे को हम लोग एलियन कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा खरपतवार जो कि हमारे देश में दूसरे देश से आया हुआ है वो है गाजर घास, जिसको लोग इसका वानस्पतिक नाम पार्थेनियम हिस्टोफोरस है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी पार्थेनियम हिस्टोफोरस। और साथियों आपको ध्यान रखना है कि जो भी विदेशी खरपतवार हैं जो हमारे यहाँ आए हैं, इन सभी विदेशी खरपतवारों को हम लोग एलियन वीड कह सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है, या ब्लैक हार्ट डिसीज ऑफ द पोटैटो इज काज्ड बाय। ऑप्शन है मृदा में फंगस की वजह से, बीज जन्म फंगस की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से, या फिर वायरस की वजह से। साथियों ब्लैक हार्ट जिसको कृष्ण केंद्र भी कहते हैं, और ये गोडाउन के अंदर पुअर वेंटिलेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आना चाहिए ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि गोडाउन में अगर वेंटिलेशन या वातानुकूलन अच्छे से नहीं होगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आलू के अंदर ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या दैहिक विकार जो है ये आ जाता है। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी लैक ऑफ द ऑक्सीजन। और साथियों कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि पोटैटो के अंदर होलो हार्ट और ब्लैक हार्ट बहुत कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखना आपको। होलो हार्ट जो होता है वो नाइट्रोजन का उसका जो है वो कारण है, और यहाँ पर ब्लैक हार्ट की हम बात करें तो ऑक्सीजन की कमी से ये समस्या यहाँ पर आती है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में साथियों। और हमारा अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन है साथियों कि वानस्पतिक कीटनाशक कौन सा है, या बायो बोटनिकल इंसेक्टिसाइड, इसको हम लोग बायो इंसेक्टिसाइड भी कह सकते हैं। यानी कि ऐसा कौन सा कीटनाशक है जो कि पौधों से प्राप्त किया गया है या किसी जीव से प्राप्त किया गया है। चूंकि यहाँ पर बोटनिकल इंसेक्टिसाइड पूछा हुआ है, यानी कि पौधों से प्राप्त होने वाले कीटनाशक का नाम पूछा हुआ है। साथियों यहाँ पर हमारा आंसर आएगा ए पायरेथ्रम, जो कि गुलदाउदी की पंखुड़ियों से प्राप्त होता है। तो गुलदाउदी जिसको हम लोग क्राइजेंथेमम कहते हैं, उसकी पुष्प से उसकी पंखुड़ियां जिसको पीटल्स कहते हैं, उससे पायरेथ्रम प्राप्त होता है, जिसको जैविक कीटनाशक कहते हैं, बायो इंसेक्टिसाइड। और इसका इस्तेमाल
मच्छर मारने के लिए या मॉस्किटो के अगेंस्ट किया जाता है। साथियों को ध्यान रखना कि पायरेथ्रम की प्राप्ति गुलदाउदी के फूलों से होती है, और फूलों के अंदर भी जो पंखुड़ियां होती है जिसको हम लोग पीटल्स कहते हैं, कोरोला कहते हैं, उससे प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है कि व्हाइट रस्ट रोग जो होता है उसकी फंगस क्या है, या कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ द व्हाइट रस्ट डिसीज। साथियों पहली बात तो ये कि जो क्वेश्चन है सफ़ेद गिरवा रोग, इसको हम कहते हैं व्हाइट रस्ट को, और सफ़ेद गिरवा रोग जो होता है ये सरसों के अंदर, मस्टर्ड के अंदर लगता है। तो ये बीमारी जो है ये सरसों की है, और इसकी फंगस का नाम होगा एल्बुगो कैंडिडा, यानी कि जो ए वाला ऑप्शन है ये सफ़ेद फफोला रोग जो व्हाइट ब्लिस्टर डिसीज कहलाता है मस्टर्ड में, उसके लिए है। तो हमारा आंसर आएगा ए। और यहाँ पर यदि पक्सिनिया यानी कि बी वाले ऑप्शन की हम बात करें तो ये गेहूं के रस्ट या गेरुआ रोग के लिए होता है। और जो डी वाला ऑप्शन है हमारा मेलानोप्सोरा लीनी, साथियों ये अलसी या लिनसीड के अंदर लगने वाला रस्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि मस्टर्ड के रस्ट के बारे में बात पूछी हुई है, सरसों का सफ़ेद गेरुआ है और उसकी फंगस एल्बुगो कैंडिडा होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर आंसर आएगा ए। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि टुंडू एक रोग है। टुंडू इज ए डिसीज ऑफ, ऑप्शन में मूंगफली, धान, गेहूं और मेज यानी मक्का। साथियों टुंडू जो बीमारी है ये व्हीट यानी कि गेहूं की बीमारी है, तो यहाँ हमारा आंसर आएगा सी, गेहूं की बीमारी। और टुंडू डिसीज का कारण जो होता है वो नेमाटोड होता है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि ये गेहूं के अंदर नेमाटोड की वजह से होने वाली एक बीमारी है, तो यहाँ पर इसका आंसर व्हीट यानी कि गेहूं आएगा। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है कि लहसुन को वर्गीकृत करते हैं, या गार्लिक इज क्लासिफाइड एज ए बल्ब यानी कि शलकंद, प्रकंद यानी कि राइजोम, ट्यूबर यानी कि कंद, और कॉर्म। तो दोस्तों लहसुन को हम लोग बल्ब कहते हैं, तो हमारा आंसर आएगा ए, शलकंद और बल्ब। और साथियों को ध्यान रखना है कि लहसुन का जो पूरा एक बल्ब होता है उसको यदि हम अलग अलग करें उसके अंदर से, तो जो पतली पतली छोटी छोटी कलिकाएं निकलती हैं इनको हम क्लोव कहते हैं। तो यहाँ यदि ऐसा क्वेश्चन आता है कि लहसुन को जब खेत में लगाते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा आंसर आना चाहिए था कि क्लोव। और क्लोव का मतलब भी गार्लिक लहसुन से होता है, और बहुत सारे जो क्लोव होते हैं वो आपस में मिल करके लहसुन के अंदर बल्ब का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और ये जो बल्ब है ये शलकंद जिसको हम कहते हैं ये लहसुन के अलावा प्याज से भी संबंधित है। तो ओनियन और गार्लिक यानी कि प्याज और लहसुन, इन दोनों को हम लोग बल्ब कहते हैं, और ये रूपांतरित तने या मॉडिफाइड स्टेम होते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। साथियों अगला क्वेश्चन है कि कूड़ बनाने वाले एवं मिट्टी पलटाने वाले हल को क्या कहते हैं। प्लाउ विच मेक्स फरो एंड इन्वर्ट द सोइल इज नोन एज, ऑप्शन है देसी हल और मोल्ड बोल्ड हल, डिस्क हल, या कोई नहीं। साथियों मिट्टी पलटाने वाले हल को हम एमबी प्लाऊ भी कहते हैं, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ भी कहते हैं। तो हमारा आंसर आएगा बी, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ। क्योंकि जो देशी हल होता है वो सिर्फ मिट्टी को काटता है, चीरता है, मिट्टी को पलटा नहीं सकता। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा बी, मोल्ड बोल्ड प्लाऊ या एमबी प्लाऊ। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन साथियों सूरजमुखी का जो पौधा होता है सनफ्लावर प्लांट इज फोटोसेंसिटिव, थर्मोसेंसिटिव, फोटो इनसेंसिटिव और फोटो एवं थर्मो सेंसिटिव प्लांट। तो साथियों हम यहाँ पर बात करेंगे कि सनफ्लावर जो सूरजमुखी का पौधा होता है वो फोटो थर्मो इनसेंसिटिव होता है। तो हमारा आंसर आएगा डी, फोटो एंड थर्मो इनसेंसिटिव। चूंकि सनफ्लावर को, सूर्यमुखी को न तो प्रकाश की लंबाई से फर्क पड़ता है और न ही तापमान से फर्क पड़ता है, इसीलिए हम इसको डे न्यूट्रल प्लांट या दिवस उदासीन पौधा कहते हैं। और इस पौधे को न तो प्रकाश और न ही ऊष्मा, इन दोनों की के ऊपर इसके पुष्पों का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, इसलिए फोटो यानी कि लाइट के लिए और थर्मो यानी कि तापमान, दोनों के लिए ये असंवेदनशील पौधा होता है। तो थर्मो एंड फोटो इनसेंसिटिव प्लांट की हम बात करें तो आएगा सनफ्लावर या सूर्यमुखी। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मूंगफली में दाने की मात्रा कितनी होती है, या शेलिंग परसेंटेज ऑफ द ग्राउंडनट। साथियों शेलिंग का मतलब यहाँ पर पूछा हुआ है कि मूंगफली में जब हम छिलका हटा देते हैं और जो दाना प्राप्त होता है उसको हम लोग कर्नेल कहते हैं। तो यहाँ पर कर्नेल का परसेंटेज भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन के अंदर मूंगफली में कर्नेल का परसेंटेज या दाने की मात्रा पूछी हुई है। और साथियों मूंगफली के अंदर शेलिंग का परसेंटेज या कर्नेल का परसेंटेज या दाने की मात्रा जो होती है वो 70% होती है। तो हमारा आंसर आएगा ए, 70%। और यहाँ पर 70% का मतलब ये होता है कि यदि हम 100 किलो मूंगफली अगर लेंगे और उसमें से छिलका हटा देंगे, मूंगफली के छिलके को शेल कहते हैं और छिलका हटाने की क्रिया शेलिंग कहलाती है, और उसको हटा देंगे तो हमें जो दाना प्राप्त होगा उसको कर्नेल कहते हैं। तो 100 किलो मूंगफली से
70 किलो दाना प्राप्त होता है और 30 किलो जो होता है वो उसका छिलका निकल जाता है। तो शेलिंग का जो परसेंटेज है या जो कर्नेल की मात्रा होती है वो 70% होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से किसमें द्विसंगी पुंकेसर पाए जाते हैं या डाई एडल्फस स्टेमन्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर। और ऑप्शन में है मटर यानी कि पी, सूरजमुखी सनफ्लावर, हॉलीहॉक और मस्टर्ड यानी कि सरसों। साथियों द्विसंगी पुष्प यानी कि जो डाई एडल्फस कंडीशन होती है इसका मतलब होता है कि पुष्प के अंदर जो स्टेमन है, जो पुंकेसर है, वो दो ग्रुप में डिवाइड हो गए हैं और इस कंडीशन को द्विसंगी अवस्था को हम लोग लेग्यूमिनेसी परिवार के अंदर यानी कि जो दालों का जो परिवार है, दाल वाली जो फसलें हैं उसके अंदर हम देख सकते हैं। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा ए मटर। और मटर के अंदर जो स्टेमन होते हैं वो कुल 10 होते हैं, 10 में से 9 एक ग्रुप में होते हैं और एक अकेला होता है। इस प्रकार से दो समूह में विभाजित होते हैं इनके पुंकेसर, उसको हम द्विसंगी अवस्था कहते हैं। वैसे भी नाम से स्पष्ट है द्विसंग यानी कि दो ग्रुप के अंदर बटे हुए पुंकेसर। तो हमारा आंसर आएगा ए मटर, या जितनी भी दाल वाली फसलें हैं सारी यहां पर आ सकती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो खीरा वर्ग का जो तना होता है उसमें संवहन पूल कैसे होते हैं। ये मूल की जगह पूल आएगा, इंग्लिश में हम कहेंगे वास्कुलर बंडल इन स्टेम ऑफ द कुकुरबिट्स। दोस्तों वास्कुलर जो बंडल होते हैं जो कि जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम से मिलकर के बने होते हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर खीरा यानी कि जो कुकुरबिट्स यानी जो बेल वाली सब्जियां हैं उनके अंदर उनके तने में, उनके स्टेम में संवहन पूल या वास्कुलर बंडल का प्रकार पूछा हुआ है और यहाँ पर इसका आंसर आएगा दोस्तों बी उभय फ्लोएमी, जिसको हम बाइकोलेटरल कहते हैं। और बाइकोलेटरल को हिंदी में संयुक्त द्विसमपार्श्वी भी हम कह सकते हैं। और इस प्रकार के जो वास्कुलर बंडल होते हैं उसमें दोनों तरफ कैम्बियम पाई जाती है दोस्तों, और ये स्पेशली कुकुरबिट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी जो बेल वाली सब्जियां हैं इनके तने के अंदर जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो बाइकोलेटरल प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों ज्योति किस तिलहनी फसल की वैरायटी है। ज्योति इज ए वैरायटी ऑफ द विच ऑयल सीड क्रॉप। ऑप्शन में सोयाबीन, सरसों, तिल और मूंगफली है। साथियों ज्योति जो वैरायटी है इसकी विशेषता यह है कि इसमें ऑयल यानी तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मूंगफली यानी कि ग्राउंडनट। तो ये मूंगफली की वैरायटी है और मूंगफली के अंदर भी ये बंच टाइप या गुच्छेदार जो किस्म होती है वो वाली किस्म होती है। और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो ज्योति वैरायटी है मूंगफली के अंदर इसकी दो विशेषताएं बताइए। तो एक तो ये कि इसके अंदर ऑयल की मात्रा 53 यानी कि 53% तक इसके अंदर तेल पाया जाता है और ये बंच टाइप या गुच्छेदार किस्म होती है। चूंकि मूंगफली के अंदर दो प्रकार की किस्में आती है, फैलने वाले जिसको हम लोग ट्रेलर या रनर टाइप भी कहते हैं और बंच टाइप या गुच्छेदार भी कहते हैं। तो ये ज्योति जो है वो बंच टाइप मूंगफली की सबसे अच्छी वैरायटी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सेब में खाने वाला भाग कौन सा होता है। द इडेबल पोर्शन इन एप्पल इज। ऑप्शन में है एंडोकार्प, मीजोकार्प, थैलामस और पेरिकार्प। साथियों सेमफल के अंदर हम लोग जो पार्ट खाते हैं इसका वो पुष्पाक्ष या पुष्पासन खाते हैं। तो हमारा आंसर आएगा सी थैलामस या पुष्पासन। और साथियों जितने भी फल हैं जिनका हम लोग पुष्पासन खाते हैं वो झूठे फल या फाल्स फ्रूट या मिथ्या फल कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सेमफल को झूठा फल कहते हैं, फाल्स फ्रूट कहते हैं। और झूठे फल का कारण यह है कि जिन जिन फलों में हम लोग अंडाशय को छोड़ करके दूसरा कोई सा भाग खाते हैं वो सारे फल जो होते हैं वो झूठे फल कहलाते हैं। और यहाँ पर सेमफल के अंदर भी हम लोग पुष्पासन की बात कर रहे हैं और पुष्पासन जो होता है ये ओवरी के नीचे वाला भाग होता है। और चूंकि पुष्पासन जो है इसके विकसित होने से फल का निर्माण हुआ है इसलिए सेमफल को झूठा फल कहा गया है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि सेमफल में पुष्पासन या थैलामस खाया जाता है। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में और हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि सभी लघु धान्य फसलों पर निम्नलिखित आंशिक मूल परजीवी आक्रमण करता है या ऑल माइनर मिलेट्स आर अटैक्ड बाय द फॉलोइंग पार्शियली रूट पैरासाइट। साथियों आंशिक मूल परजीवी एक खरपतवार होता है और आंशिक मूल परजीवी खरपतवार की हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है सी स्ट्राइगा। और स्ट्राइगा जो है दोस्तों ये ज्वार के अंदर, बाजरा के अंदर जड़ों के ऊपर पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से या हम कह सकते हैं अर्ध जड़ परजीवी होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सी स्ट्राइगा, जो कि ज्वार के अंदर और बाजरा के अंदर
परजीवी होता है और जड़ के ऊपर ये परजीवी होता है। अगर अमरबेल की बात की जाए दोस्तों, कस्कुटा की हम बात करेंगे तो ये पूर्ण रूप से यानी कि टोटली पैरासाइट होता है और ये तने के ऊपर यानी कि स्टेम के ऊपर पैरासाइट होता है। तो यहाँ पर अगर तने का परजीवी पूछा जाता है या स्टेम पैरासाइट पूछते तो हम लोग कहते हैं कि अमरबेल आता, लेकिन चूंकि यहाँ पे जड़ का परजीवी पूछा हुआ है तो यहाँ पर स्ट्राइगा या ज्वार का जो परजीवी होता है वो आंशिक जड़ परजीवी होता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्न में से कौन सी फसल में स्व परागण नहीं होता, या विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज नॉट सेल्फ पॉलिनेटेड। ऑप्शन में गेहूं यानी कि व्हीट, मटर यानी कि पी, मेज यानी कि मक्का और टोमेटो यानी कि टमाटर। साथियों यहाँ पर अगर देखा जाए तो गेहूं के अंदर, मटर के अंदर और टमाटर यानी कि व्हीट, पी और टोमेटो ये जो है ये सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्व परागण वाली फसलें, लेकिन जो मेज यानी कि जो मक्का होती है वो पर परागण वाली फसल होती है, इसलिए यहाँ पर मक्का में स्व परागण नहीं होगा। तो हमारा आंसर आएगा सी, मेज या मक्का। और दोस्तों ध्यान रखिए आप कि स्व परागण को हम लोग ऑटोगेमी भी कहते हैं और पर परागण को हम लोग एलोगेमी कहते हैं। तो यहाँ पर मक्का के अंदर पर परागण होता है तो इसमें स्व परागण नहीं हो सकता। और क्वेश्चन आता है कि मक्का में पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन का कारण क्या है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कि मक्का में प्रोटो एंड्री अवस्था की वजह से पर परागण की क्रिया होती है। तो हमारा आंसर आएगा सी, मेज या मक्का। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मृदा में हल द्वारा कठोर स्तर बनने का कारण क्या है, या प्लाऊ पेन डेवलप इन द सोइल ड्यू टू। ऑप्शन में है मृदा में दरारें पड़ जाना यानी डेवलप ऑफ द क्रैक्स इन द सोइल, दूसरा है मृदा का शुष्क हो जाना ड्राइंग ऑफ द सोइल, तीसरा है मृदा का गीला हो जाना वेटिंग ऑफ द सोइल, और चौथा है एक निश्चित गहराई पर लगातार जुताई करना या प्लोविंग अप टू ए सर्टेन डेप्थ रेगुलरली। साथियों यहाँ पर हार्ड सोइल पेन यानी मिट्टी के नीचे कुछ गहराई में एक कठोर परत बन जाती है और उसका बनने का मुख्य जो कारण है वो है डी, यानी कि एक निश्चित गहराई पर अगर हम बार बार एक ही डेप्थ पे, मान लीजिए 15 से 20 सेंटीमीटर की कोई एक डेप्थ है, उसी पे बार बार यदि हम हल चला रहे हैं तो वहां पर 15 से 20 सेंटीमीटर के बाद एक ऐसी कठोर परत बन जाएगी जिसकी वजह से नीचे पानी का रिसाव या इनफिल्ट्रेशन पर्कुलेशन जो होता है ये नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मृदा की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जल धारण क्षमता कम हो जाती है साथियों। इसलिए एक निश्चित गहराई पर बार बार यदि हम हल चलाएंगे तो फिर मिट्टी के अंदर हार्ड सोइल पेन जो है वो बन जाती है, इसलिए इसका जो आंसर है वो आएगा डी। अब हम बात करेंगे साथियों, तो साथियों इस प्रकार आज का जो टेस्ट का सेशन है ये हम खत्म करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस आपको करवाई है और मैंने ये साथ में कोशिश करी है कि हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको मैंने देने की कोशिश करी है। आज का जो मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है कि क्वेश्चन से और नया क्वेश्चन क्या बन सकता है और उसका आंसर अगर ये दिया है तो उसका कारण क्या है, तो इसकी प्रतिक्रिया मुझे आपको देना है कमेंट बॉक्स में लिख करके कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और इस प्रकार से अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम लोग साथ में दे रहे हैं साथियों, तो इस प्रकार से हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी और नए नए क्वेश्चन भी हमें किस प्रकार से बनते हैं ये पता चल जाएगा। तो आपको साथियों आज कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर के साथ में मुझे ये भी बताना है कि सॉल्यूशन का जो हम लोगों ने एक नया पैटर्न में ऐड किया है ये आपको कैसा लगा। और आगे के टेस्ट पेपर के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारा जो चैनल है एपिकल एग्री एकेडमी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ताकि अधिक से अधिक लोग जो है इस सुविधा का लाभ ले सके। और हमारी कोशिश दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र अभी घर पर हैं वो किसी प्रकार से कंटिन्यू जो है वो तैयारी करते रहें, उनकी तैयारी में कोई व्यवधान नहीं आए और अधिक से अधिक वो प्रैक्टिस कर सके। तो अगले संडे को फिर मैं एक नया टेस्ट पेपर लेकर के आपके सामने आने वाला हूँ दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।